हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि SN1 प्रकार की अभिक्रियाएं हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा SN2, शॉर्ट में बोला जाता है, फुल नेम है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाम से स्पष्ट हो जाता है कि मेन यहाँ पे जो काम होना है वो क्या होना है, नाभिक स्नेही का यहाँ पे रिप्लेसमेंट होना है। एक अदर नाभिक स्नेही जो हमारे एल्किल हैलाइड में हैलाइड है उसको यहाँ पे रिप्लेस करने वाला है, तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए SN1 अभिक्रिया में थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूँ, यहाँ पे हमने क्या पढ़ी थी कि SN1 में क्या हुआ था, एल्किल हैलाइड था। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन और हैलाइड का निर्माण हुआ था। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था, कार्बोकेटाइन ने न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करी और प्रोडक्ट बना था हमारा RNU। ठीक है, ये वाला स्टेप स्लो स्टेप था और ये फास्ट था। स्लो स्टेप में एल्किल हैलाइड प्रेजेंट है और यहाँ पे जो रिएक्शन का रेट है वो इसी एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है, इसलिए इसे एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा गया था। क्यों? क्योंकि इसका जो आप रेट लॉ लिखेंगे ना, वो रेट लॉ आपने रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू आपने लिखा था Rx⁴ इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी और इसी एक के कारण एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाई थी। ठीक बात है, ओके। आगे हम बात कर रहे हैं SN2 की। तो SN2 रिएक्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि SN2 रिएक्शन होती कैसे। वो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देता हूँ और उसके पश्चात क्या क्या यहाँ पे हुआ है पूरी बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे मैथिल क्लोराइड का। ठीक है, मैथिल क्लोराइड का यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले रखा है और यहाँ पे रिएक्शन हम करवा रहे हैं, मैथिल क्लोराइड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ में। ये है आपका मैथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन और इस पे अपन न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल कैसी नेचर का होगा, नेगेटिव नेचर का होगा। क्लोरीन भी कैसी नेचर का है, नेगेटिव नेचर का है। यानी इस बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो बॉन्ड में कार्बन पे क्या रखा है, पार्शियल पॉजिटिव आ रखा है, क्लोरीन पे क्या रखा है, पार्शियल नेगेटिव आ रखा है। इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल को अपन कैसे शो करते हैं, NU-। तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो यहाँ से सामने से अटैक ना करके पीछे से अटैक करेगा। ये भी इसकी एक विशिष्ट प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक गुणधर्म है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनता है बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले रिएक्शन के बीच में एक स्थिति आती है, किस प्रकार से आती देखिएगा। हम इसे कुछ यूं शो कर देते हैं, CHHCl एंड हियर इज माइनस, ओके। और इसी जो एक यहाँ पे स्पीसीज बनी है, इसी के विदलन से टूटने से प्रोडक्ट बनता है हमारा NuCHH+Cl-। ये है SN2 अभिक्रिया। ठीक है, SN2 अभिक्रिया को हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं। इस रिएक्शन में क्या क्या हुआ है वो हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए इस रिएक्शन में सबसे पहली बात, यह रिएक्शन एक ही पद में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न हुई थी, 2 पदों में संपन्न हुई थी, जबकि SN2 रिएक्शन एक ही पद में संपन्न होती है। अब आप यहाँ पे कहेंगे सर एक कहाँ है, 2 पद हो रहे ना, पहले ये बन रहा है फिर ये बन रहा है। तो इसके लिए मैं बता दूं ये बहुत ही अस्थायी, अत्यधिक अस्थायी स्पीसीज है जो तुरंत ही टूट जाती है। ये कुछ समय के लिए स्टेबल नहीं रहती है, बनी और टूटी, तो इसलिए इसको आप स्टेप के रूप में काउंट नहीं करेंगे। आप कहेंगे डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल ने एल्किल हैलाइड पे अटैक करा और ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो गया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप इसकी क्या कहेंगे, यह अभिक्रिया एक पद में होती है। ठीक है,
SN1 कितने पदों में हुई थी? 2 पदों में हुई थी। इसका जो दोनों में SN1 और SN2 में अंतर है, यह बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो साथ का साथ इसको प्रिपेयर करते हुए चलिएगा। यह 1 पद में होती है, फर्स्ट देख लिया आपने। इससे क्या बनेगा? ये बनेगा, ये यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, एक अस्थायी स्पीसीज यहाँ पे बनी है। ओके, फर्स्ट स्टेप। सेकंड हम बात करते हैं कि जब न्यूक्लियोफाइल इस एल्किल हैलाइड या मेथिल हैलाइड पे अटैक करता है तो यहाँ पे अपने को एक रासायनिक प्रजाति, रासायनिक स्पीसीज प्राप्त होती है और इस स्पीसीज को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। इसे क्या कहेंगे? ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था। कहने का मतलब है कि जब एल्किल हैलाइड पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो संक्रमण अवस्था का निर्माण होगा। तो सेकंड स्टेप हम क्या कह दें? संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। अब संक्रमण अवस्था क्या होती है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे संक्रमण अवस्था ये वाली स्पीसीज है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, कार्बन का बॉन्ड किसके साथ में था? क्लोरीन के साथ में था। क्लोरीन किसके साथ में बॉन्डेड है? कार्बन के साथ में। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने लगता है। तो इस स्पीसीज में हो क्या रहा है? देखिए, कार्बन का क्लोरीन के साथ में जो बॉन्ड था वह बॉन्ड तो यहाँ पे टूट रहा है, पर कंप्लीट नहीं टूटा है, पार्शियली डिसोसिएट हुआ है, आंशिक रूप से टूटा है। यानी ये वाला बॉन्ड तो आंशिक रूप से टूट रहा है, जबकि न्यूक्लियोफाइल के साथ में जो बॉन्ड है वह आंशिक रूप से बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो संक्रमण अवस्था है उसमें उपस्थित बंध जो क्लोरीन के साथ में बंध है या जो हैलोजन के साथ में बंध है वह पूर्णतः नहीं टूटता है और न ही न्यूक्लियोफाइल के साथ में पूर्णतः बंध बनता है। ये बंध टूट रहा है और ये बंध बन रहा है। इसी स्थिति में जो अवस्था प्राप्त होती है उसे ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो संक्रमण अवस्था क्या होगी? जिसमें न तो हैलोजन कंप्लीटली कार्बन से बाहर निकला है, टूटा है, और न ही न्यूक्लियोफाइल पूर्णतः इस कार्बन से जुड़ा है। इसी अवस्था को संक्रमण अवस्था कहते हैं। यह एक बहुत ही अस्थायी स्पीसीज है, अनस्टेबल स्पीसीज है। और अनस्टेबल होने के कारण क्या कारण है? इसकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, बहुत ज़्यादा होती है और हायर एनर्जी स्पीसीज लंबे समय तक स्थायी नहीं रहती है, तुरंत ही टूट जाती है अत्यधिक ऊर्जा के कारण। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि संक्रमण अवस्था क्या है? अस्थायी है। और यह संक्रमण अवस्था टूटकर किसका निर्माण करती है? प्रोडक्ट का निर्माण करती है। तो यहाँ पे देखिए, कंपेयर करें, SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बना था? कार्बोधनायन, कार्बोकैटायन बना था, परंतु यहाँ पर मध्यवर्ती नहीं बनता है। यहाँ पर मध्यवर्ती के स्थान पे क्या बनती है? संक्रमण अवस्था बनती है। और संक्रमण अवस्था क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्या है? देखिए, न्यूक्लियोफाइल न तो कंप्लीटली जुड़ा है और न ही क्लोरीन कंप्लीटली टूटा है। इसी प्रजाति को, इसी स्पीसीज को कहा जाता है संक्रमण अवस्था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, जो SN1 रिएक्शन हमने बोली थी उसमें रेट ऑफ रिएक्शन केवल एल्किल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा था, क्योंकि वही स्लो स्टेप था, मंद गति का पद था। जबकि यहाँ पे अपन बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट प्रेजेंट है? न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है, एल्किल हैलाइड भी प्रेजेंट है। तो इस रिएक्शन के लिए हम थर्ड स्टेप लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग आप क्या बोल सकते हो? प्रोपोर्शनल होगा किस किस के? न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के और साथ में मेथिल क्लोराइड की कंसंट्रेशन के समानुपाती होगा। अब ओवरऑल अपन इसमें तो मेथिल क्लोराइड ले रखा है, परंतु ओवरऑल हम बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं? एल्किल हैलाइड। मेथिल को क्या लिख दें? R,
सर्वत्र रूप से, और Cl को क्या लिखते हैं X। तो इस रिएक्शन के लिए जो SN2 अभिक्रिया है उसके लिए रेट लॉ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। कंपेयर करिए, SN1 में आपने इसको किसके प्रोपोर्शनल बताया था, Rx के, यहाँ पावर कितनी थी 1, तो इसलिए वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी। जबकि यहाँ पे ये वाली पावर 1, ये वाली पावर 1, 1 + 1 कितना हो गया 2। कोटि की बात बता दूं मैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट लॉ में प्रेजेंट कंसंट्रेशन की पावर का जो सम होता है, योग होता है, वही रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे रेट लॉ में कंसंट्रेशन कौन कौन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल और एल्किल हैलाइड, इनकी पावर कितनी है 1 और 1, 1 और 1 को जोड़ोगे रिजल्ट क्या आएगा 2, यानी कि ये वाली रिएक्शन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए SN1 कौन सी थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां पे 1 + 1 कितना आ गया 2, सॉरी मैंने फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया था, फिर से सुनिएगा, 1 + 1 कितना हो गया 2, यानी यह सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर कौन सी थी SN1 थी, ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या लिख सकते हैं हम, अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी 1 + 1 = 2, यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। SN1 कौन सी थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो फिर से देखिए कितने पदों में संपन्न हो रही है, 1 पद में। SN1 कितने पदों में संपन्न हुई थी, 2 पदों में। संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, SN1 में संक्रमण अवस्था का निर्माण नहीं होता है, वहां पे मध्यवर्ती क्या बनता है, कार्बोधनायन बनता है। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और एल्किल हैलाइड दोनों पे डिपेंड कर रही है, वहां पे केवल किस पे डिपेंड कर रही थी, एल्किल हैलाइड पे डिपेंड कर रही थी। आगे हम बात करते हैं इसकी कि और क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज है। देखिए इनको मैं मिटा दूं, जो हमने 3 पॉइंट डिस्कस करे इनको मैं मिटा देता हूं, आगे हम बात करते हैं। देखिए कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, SN2 अभिक्रिया। इस SN2 अभिक्रिया में अब अपन बात करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं। SN2 अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट है उसका न्यूक्लियोफाइल पार्ट कौन सा है, क्लोराइड, किस तरफ है, एट द राइट हैंड साइड, आपके सीधे हाथ की तरफ उपस्थित है। जबकि प्रोडक्ट में जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस तरफ उपस्थित है, लेफ्ट हैंड साइड में उपस्थित है। यानी SN2 अभिक्रिया में उत्पाद का विन्यास अभिकारक के विपरीत होता है। विपरीत है ना, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भाग किधर है, राइट हैंड साइड में, यहाँ पे किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम कहेंगे SN2 अभिक्रिया में उत्पाद का विन्यास अभिकारक के विपरीत होता है, इसलिए इस प्रक्रम को, इस प्रोसेस को कहते हैं वाल्डन प्रतिलोमन। वाल्डन प्रतिलोमन। एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया कि वाल्डन प्रतिलोमन क्या है, तो आप कहेंगे SN2 अभिक्रिया में उत्पाद का विन्यास अभिकारक के विपरीत होता है, इसे वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं। सिंपल सी बात है, 1 नंबर का प्रश्न आ गया कि वाल्डन प्रतिलोमन क्या है, तो आप कहेंगे SN2 अभिक्रिया में उत्पाद का विन्यास अभिकारक के विपरीत होता है, इसे वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं। ये था हमारा 4th पॉइंट। ओके, 5th पॉइंट की हम बात करते हैं। 5वां पॉइंट क्या है, एक वर्ड आता है पश्च आक्रमण। पश्च आक्रमण या बैक अटैक। पश्च आक्रमण या बैक अटैक क्या है, इस एग्जांपल से सारी बातें अपने सामने आ जाएगी। देखिए यहां पे क्लोरीन पे क्या है, आंशिक ऋणावेश, कार्बन पे क्या है, आंशिक धनावेश। मेरी बात की ओर ध्यान देना, क्या न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक कर सकता था सामने से, क्या इस अणु पर यह न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक कर सकता था, क्या नहीं कर सकता था, क्योंकि इस पे भी नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल पर भी नेगेटिव चार्ज है, और समान चार्ज, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, प्रतिकर्षित कर सकता है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे फ्रंट से अटैक नहीं कर सकता था। तो इसने किधर से अटैक करा, पीछे से अटैक करा, कि कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसी को क्या कहते हैं,
पश्च आक्रमण या बैक अटैक कहते हैं। SN2 अभिक्रिया में जो न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करता है अभिकारक अणु के पीछे से अटैक करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उपस्थित हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश होता है और न्यूक्लियोफाइल पर भी इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इसलिए एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसलिए आक्रमण किधर से होगा, पीछे से होगा, और इसी को हमने क्या नाम दे दिया, बैक अटैक या पश्च आक्रमण। ये टर्मिनोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट है। संक्रमण अवस्था क्या है, कौन सी अभिक्रिया में बनती है, SN2 में बनती है। वाल्डन प्रतिलोमन क्या है, अभिकारक से उत्पाद का विन्यास विपरीत है, इसे वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं। बैक अटैक क्या है, SN2 अभिक्रिया में अभिकारक अणु में हैलोजन जिस तरफ जुड़ा हुआ होता है उसके विपरीत दिशा से आक्रमण न्यूक्लियोफाइल का होता है, यानी हैलोजन के 180 डिग्री पर आक्रमण होता है। ये देख लीजिए आक्रमण कितने डिग्री पे हो रहा है, ये हैलोजन ये न्यूक्लियोफाइल 180 डिग्री पर आक्रमण होता है, और इसी को बैक अटैक या पश्च आक्रमण कहा जाता है। ठीक बात है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक कहाँ करना है, कार्बन पर। यहाँ पर जो आप न्यूक्लियोफाइल देख रहे हैं उसे अटैक कहाँ करना है, इस वाले कार्बन पर अटैक करना है। देखिए कोई भी कन्वेंस है, कोई भी मोटर गाड़ी है, कोई भी कार है, तो ट्रैफिक ज़्यादा हो उसमें से निकलना पॉसिबल होता है या एकदम छेड़छाड़ हो उसमें से निकलना पॉसिबल होता है। आपका जवाब होगा कि एकदम जहाँ पर छेड़छाड़ पड़ी हुई है वहाँ से निकलना ज़्यादा ईजी रहेगा कंपेरेटिव टू ज़्यादा ट्रैफिक के। अगर वहाँ पर खूब भीड़ हो रखी है तो भीड़ होने पर निकलना पॉसिबल नहीं होगा। सेम हियर, यहाँ पे देखिए इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना इस कार्बन पर, तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे पहले तो क्या इमेजिन करिए आप, 3 हाइड्रोजन ही जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे अपन एल्किल ग्रुप लगाते जाएं तो एल्किल ग्रुप लगाने से यहाँ पे भीड़ क्या होगी, बढ़ेगी, और भीड़ बढ़ने से क्या बढ़ेगी, त्रिविम बाधा बढ़ेगी, स्टेरिक एनहाइड्रेंस बढ़ेगा, और जितना एल्किल समूहों की त्रिविम बाधा बढ़ेगी इस न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन के पास पहुंचना उतना ही कठिन हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल को कहाँ पहुंचना है, इस कार्बन के पास में। कार्बन के पास पहुंचने के लिए क्या चाहिए, एक तो छोटे छोटे हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, आराम से पहुंच जाएगा। अब अपन ने क्या लगा दिया यहाँ पे, एल्किल ग्रुप, पहले एक लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे भीड़ बढ़ती जाएगी और न्यूक्लियोफाइल का कार्बन के पास पहुंचना कठिन होता जाएगा। तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड में उपस्थित एल्किल समूहों की त्रिविम बाधा जितनी कम होगी न्यूक्लियोफाइल का कार्बन पर आक्रमण उतना ही सुगमता से होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम अगर हमसे पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, क्रम को इसको मैं मिटा रहा हूं, क्रम हमसे पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए। SN2 में न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है कार्बन पे, तो जितनी भीड़ कम होगी उतना ही अटैक आसानी से होगा। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, CH3X CH3 CH2X CH3 CH CH3X एंड CH3 C CH3 CH3X। ठीक है, अब आप दिमाग लगाइए, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि न्यूक्लियोफाइल मैथिल हैलाइड पे आसानी से अटैक करेगा, एथिल हैलाइड के अटैक कहाँ करेगा, इस वाले हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे। एथिल हैलाइड के इस कार्बन पे आसानी से अटैक करेगा, आइसोप्रोपिल हैलाइड के इस कार्बन पे आसानी से अटैक करेगा, या टर्सरी ब्यूटिल के इस कार्बन पर आसानी से अटैक करेगा। तो आप सीधा देख लीजिए, जहां भीड़ कम है वहां सुगमता से अटैक होगा। तो भीड़ कम कहाँ है, इस मैथिल हैलाइड पर, तो यहां पर सबसे आसानी से अटैक होगा। मैं क्या कह दूं, SN2 रिएक्शन के लिए क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम, SN2 अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, देखिए बढ़ते हुए की जगह यहाँ पे मैं थोड़ा फिर चेंज करूँ, इसको घटता हुआ क्रम बोल दूं मैं, क्योंकि मैंने इस तरह से इन उदाहरणों को लिख दिया है, एग्जाम्पल्स लिख दिए। घटता हुआ
क्रम। तो सबसे आसानी से अटैक कहाँ होगा, यहाँ पे भीड़ कम है इसलिए सबसे आसानी से अटैक यहाँ पे होगा। इसके पश्चात यहाँ पे देखिए दो तो हाइड्रोजन ही है पर एक मेथिल आ गया। अब मेथिल समूह हाइड्रोजन के कंपैरेटिव क्या होगा, बड़ा होगा, भीड़ ज़्यादा हो गई। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन पर दो कौन आ गए, मेथिल आ गए, और यहाँ पर तो कौन, तीनों ही मेथिल समूह आ चुके हैं। तो इस कार्बन पर आसानी से अटैक कहाँ होगा, यहाँ पे, फिर इस पर, अगेन इस पर। ये होगा इसकी क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ पर आप देखिए जो क्रम हमें मिला है वह SN1 अभिक्रिया के जस्ट विपरीत क्रम यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है SN2 अभिक्रिया में। ठीक है, तो ये वाला होता है SN2 अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। हमसे कोई कहे कि दोनों को साथ में हम कैसे याद रखें, तो देखिए इस प्रकार से आप ये लिख लिए, दोनों के लिए साथ की बात कर रहा हूँ मैं, इसे मैं मिटा देता हूँ। और SN1 की बात करें तो SN1 अभिक्रिया में कौन बनता है, कार्बधनायन बनता है। कार्बधनायन कौन सा स्टेबल होगा, तृतीयक। तो SN1 अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता का क्रम होगा ये वाला, SN1 क्रियाशीलता। SN1 सबसे आसानी से कौन देगा, तृतीयक। हमसे कहे SN2 तो SN2 के लिए क्या होगा, इसका जस्ट विपरीत। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए भी और आगे भविष्य में कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये पूछा जाता है डायरेक्टली, आपको एग्जाम्पल दे देगा और कहेगा SN1 के लिए मोस्ट क्रियाशील कौन होगा। तो SN1 नाम आते आप किस पे जाओगे, कार्बधनायन पे। और कार्बधनायन तृतीयक सबसे ज्यादा स्थायी होता है, फिर द्वितीयक होता है, फिर प्राथमिक होता है। तो SN1 के लिए क्रम क्या होगा, ये वाला। SN1 अभिक्रिया सबसे आसानी से तृतीयक देगा, फिर द्वितीयक देगा, फिर प्राथमिक देगा। SN2 नाम आते क्या देखना आपको, भीड़ देखनी है। जितनी ज्यादा भीड़ होगी न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतनी ही कठिनाई से होगा। तो भीड़ जहां पे कम है वह SN2 अभिक्रिया अधिक सुगमता से देगा। तो इसके द्वारा SN2 अभिक्रिया ज्यादा आसानी से दी जाएगी। अब अपन इनका कंपैरेटिवली दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए SN1 SN2, फर्स्ट SN1 दो पद में संपन्न होती है, SN2 एक पद में संपन्न होती है। SN1 मध्यवर्ती कार्बधनायन बनता है, SN2 मध्यवर्ती, ये पूरा कंप्लीट आप स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मध्यवर्ती नहीं बनता है, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। ठीक है, थर्ड SN1 अभिक्रिया की बात करें तो यहां पर पश्च आक्रमण नहीं होता है, यहां पर पश्च आक्रमण होता है। फोर वाल्डन प्रतिलोमन, वाल्डन प्रतिलोमन नहीं होता है, यहाँ वाल्डन प्रतिलोमन होता है। फिफ्थ अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू एल्किल हैलाइड, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, इसलिए क्या कह देंगे, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। और 6 दे देंगे, अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम CH3X, CH3, CH2X, CH3, CH, CH3X, CH3C, CH3, CH3X कार्बधनायन बनता है। और सबसे अधिक कौन सा होगा, ये वाला कार्बधनायन स्थायी होगा।
तो अभिक्रिया की क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम, क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम SN1 के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कह देंगे, सिक्स्थ अभिक्रिया की क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पे क्या देखेंगे आप, त्रिविम बाधा, इसलिए ये सबसे कम क्रियाशील होगा। CH3 C CH3 CH3X CH3 C CH3 X CH3 CH2X CH3X, सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, CH3 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 CH3, सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, यहाँ पे आप क्या देखेंगे, भीड़ देखेंगे, तो भीड़ सबसे कम कहाँ है, यहाँ पे, तो इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी। ये आपको अंतर याद करना है, आपसे टेस्ट में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो SN1 और SN2 अभिक्रिया में डिफरेंस क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसे राइट डाउन कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं इन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, ठीक है। इसे पोज करके लिख लें आप लोग, ओके। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, इन प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरणों के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी इस क्लास में। सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्किल साइनाइड का निर्माण। एल्किल साइनाइड का निर्माण, देखिए इन रिएक्शन में आपको सबसे पहले मैं बता दूं, बेसिक थीम आपको ध्यान रखनी है कि ये RH होगा, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराओगे, X बाहर निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा RNU प्लस X-। ये रिएक्शन यहाँ पे होनी है प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। अपन डिस्कस कर लेते हैं इनको। देखिए एल्किल साइनाइड के निर्माण के लिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि अपन क्या लेंगे यहाँ पे, एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम कराएंगे पोटेशियम साइनाइड के साथ में। एल्किल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम पोटेशियम साइनाइड के साथ में। होना क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए यहाँ पे अपने को नाभिक स्नेही छांटना है। इसमें नाभिक स्नेही कौन सा है, R प्लस और X-, इसमें K प्लस और Cn-, तो कौन किसको रिप्लेस करेगा, इस X को कौन रिप्लेस कर देगा, Cn, यहाँ पे X को कौन हटाएगा, Cn- हटाएगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एक नाभिक स्नेही को क्या होगा, दूसरा नाभिक स्नेही यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, और प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे RCN प्लस KX, यानी किसका निर्माण हो गया, एल्किल साइनाइड का, एल्किल साइनाइड का। और अभिक्रिया किस प्रकार की हुई, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। देखो X क्या था, माइनस, Cn भी क्या है, माइनस, X हटा है, Cn, X- हटा है, Cn-, यहाँ पे X- को हटा के कौन आ गया, Cn- हटा के आ गया, मीन्स प्रतिस्थापन। किसको हटा के है, X- को, और X पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ठीक है, इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, मैथिल हैलाइड या मैथिल क्लोराइड ले लीजिए और इसकी रिएक्शन करवा दीजिए आप पोटेशियम साइनाइड के साथ में। मैथिल क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ में करा रहे हैं, आपका सेल्फ आंसर आना चाहिए, होगा क्या, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। CH3 क्या होगा, प्लस, Cl क्या होगा, माइनस, K क्या होगा, प्लस, Cn क्या होगा, माइनस। इसका नाभिक स्नेही भाग Cl-, इसका Cn-, कौन किसको रिप्लेस करेगा, Cl- को Cn-, और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH3Cn प्लस KCl, CH3Cn प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड। ये यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, यानी किसका निर्माण हो गया भाई, मैथिल साइनाइड। किसका निर्माण हुआ है, मैथिल साइनाइड, और रिएक्टेंट क्या था, मैथिल क्लोराइड।
ये आपका रिएक्टेंट था। तो आप एल्किल हैलाइड से एल्किल साइनाइड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करा दीजिए? पोटेशियम साइनाइड के साथ में करा दीजिए, आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे अपन इस जो ये मेथिल साइनाइड मिला है इससे कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस यहाँ पे देखने वाले हैं, यानी हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलाइसिस और रिडक्शन के बारे में। ठीक है, ओके, इसके बारे में बात करते हैं। डाउट हो गया ना क्लियर? क्या होगा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। रिएक्टेंट के नाभिक स्नेही को यहाँ पे कौन सा दूसरा नाभिक स्नेही क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है, हटा रहा है। इसे कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, आगे देखिए, आपने ले रखा है CH3CN। CH3CN इसे यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके जल अपघटन की, हाइड्रोलाइसिस की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? जल अपघटन की। तो जल अपघटन किस तरह का? सबसे पहले बात करते हैं अपन इसका आंशिक जल अपघटन। इसका आंशिक जल अपघटन हम करवाने जा रहे हैं। क्या होगा देखते हैं। देखिए, आपने ले रखा है मेथिल साइनाइड और क्या करवा रहे हो आप? इसका आंशिक जल अपघटन। आंशिक जल अपघटन के लिए क्या लिया आपने? H2O, किसकी प्रेजेंट में? कॉन्सनट्रेट HCl। HCl कॉन्सनट्रेट लिया है क्योंकि जल अपघटन आंशिक करवाना है। अगर आप HCl डाइल्यूट ले लेते तो यहाँ पे क्या होगा? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको आंशिक जल अपघटन कराना है, इसलिए कॉन्सनट्रेट लिया है, क्योंकि डाइल्यूट लोगे तो क्या होगा? वाटर और ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, कैसा? आंशिक। ध्यान दें इस रिएक्शन की ओर, अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, आगे बार बार आपके काम में आएंगी। देखिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N क्या करवा रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस। देखिए, यहाँ की मैं बात करूँ तो इन बॉन्ड को आप एनालिसिस करें। इसमें ये वाला बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड। और ऊपर वाले दोनों बॉन्ड कौन से हैं? पाई बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड है और ये दोनों पाई बॉन्ड यहाँ पे इसने फॉर्म कर रखे हैं। ये दोनों सिग्मा की तुलना में पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। तो यहाँ पे देखिए, पाई बॉन्ड जब अपन ये प्रोसेस कराएंगे तो दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे। जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड है वे टूट जाएंगे। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N जल अपघटन कराएंगे, क्या होगा? पाई बॉन्ड टूट जाएंगे। कार्बन की कितनी संयोजक वैलेंसी यहाँ पे ओपन हो गई? 2 बॉन्ड टूट गए तो कार्बन की 2 वैलेंसी ओपन हो चुकी है। नाइट्रोजन की भी कितनी वैलेंसी ओपन हो चुकी है? 2। ठीक है, इसके अलावा कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और नाइट्रोजन पे क्या आएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक है। समझ में आ रही है बात? ओके, ये बॉन्ड यहाँ पे टूटा और टूट के कार्बन की 2 वैलेंसी खुल गई और नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी ओपन हो गई। अब देखो क्या होगा? H2O से क्या प्राप्त होता है? H प्लस और OH माइनस। H2O से क्या प्राप्त होगा? H प्लस और OH माइनस। तो देखिएगा, फिर से सुनिए इस बात को कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बॉन्ड था? बॉन्डिंग थी, 3 बॉन्ड थे। 2 पाई बॉन्ड टूट चुके हैं, डिसोसिएट हो चुके हैं। कार्बन के भी 2 बॉन्ड टूट गए, नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड टूट गए। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, कार्बन की कम है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? जब ये बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नाइट्रोजन पे क्या आएगा? नेगेटिव। और कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। कितना नेगेटिव आएगा? 2 माइनस। कितना पॉजिटिव आएगा? 2 प्लस। तो अब देखिए H प्लस और OH माइनस, कौन से परमाणु के पास H प्लस जाएगा और कौन से के पास OH माइनस जाएगा, ये अपन यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, ऑपोजिट चार्ज जाएगा ना, कार्बन के कितने बॉन्ड टूटे हैं? 2। तो यहाँ पे कितने OH माइनस जाएंगे? 2 OH माइनस। क्या होगा यहाँ पे? 2 OH माइनस जाएंगे। नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो इस पे कितने H प्लस जाएंगे? 2 H प्लस जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दें मेरी बात की तरफ कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड N था, ये दोनों बॉन्ड टूटे, उसी समय क्या अवेलेबल है? H प्लस और OH माइनस। कार्बन की नेगेटिविटी कम है इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अटैक कौन करेगा? OH माइनस। एक OH ये आ गया, एक OH ये वाला।
नाइट्रोजन पे कौन अटैक करेगा? हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि एक कार्बन पर कभी भी दो OH एक साथ में स्टेबल नहीं होते हैं, तो इसमें से क्या होगा? एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। तो अब देखिए कार्बन का ये बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ वाला बॉन्ड टूट गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन अब किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O NH2। यानी किसका, ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? एमाइड। यानी किसका निर्माण होगा? यहाँ पे एमाइड का निर्माण होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि साइनाइडों के आंशिक जल अपघटन से एमाइड बनते हैं। सिंपल सी प्रोसेस है भैया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, 2 पाई बॉन्ड टूट गए। जल अपघटन का मतलब क्या है? OH माइनस। कार्बन की विद्युत ऋणता कम है इसलिए प्लस, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा इसलिए माइनस। कितने OH माइनस जुड़ेंगे? 2। कितने H जुड़ेंगे? 2। इसमें से बाहर क्या निकल गया? H2O, क्योंकि एक कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं होते हैं। अब इसका ये बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन वाला ये बॉन्ड टूट गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड, और फाइनल प्रोडक्ट होगा आपका एमाइड। यानी आप लिख सकते हो कि साइनाइड के आंशिक जल अपघटन से क्या बनता है? एमाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एमाइड का, और इसका नाम है एथेनेमाइड। हमेशा ध्यान रखिएगा, बार बार ये रिएक्शन आए तो बार बार आपको नहीं बताई जाएगी। आपको सेल्फ ध्यान रखना है कि साइनाइड आंशिक पार्शियली हाइड्रोलाइसिस होकर एमाइडों का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? 2 पाई बॉन्ड तोड़ दिए। आंशिक है तो 2 पाई बॉन्ड तोड़ दिए, और कंप्लीट है तो तीनों ही तोड़ दिए। ठीक है, कंप्लीट की भी चलो बात करते हैं। पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन की बात कर रहे हैं। CH3CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और इस बार हम क्या ले रहे हैं काम में? H2O, और साथ में लेंगे डाइल्यूट HCl, तनु HCl, क्योंकि जल ज्यादा चाहिए हमें, पूर्ण जल अपघटन करवा रहे हैं। इस स्थिति में क्या होगा? देखिए कि आंशिक में तो क्या हुआ था? 2 पाई बॉन्ड ही टूटे थे। पूर्ण में क्या होगा? ये तीनों ही बॉन्ड टूट जाएंगे। पूर्ण जल अपघटन में क्या होगा? इन तीनों बॉन्ड का अपघटन हो जाएगा, और अपघटन के कारण देखिए नाइट्रोजन क्या होगा? नेगेटिव, कार्बन क्या होगा? पॉजिटिव। जल से क्या प्राप्त होंगे? H+ और OH माइनस। अब आप मुझे बताइए, तीनों बॉन्ड टूट चुके हैं तो कार्बन के पास कौन जाने वाला है? H+ या OH माइनस? क्योंकि इस पे चार्ज कौन सा आ रहा है? पॉजिटिव, इसलिए कौन जाएगा? OH माइनस। कितने OH माइनस जाएंगे? 3। नाइट्रोजन के भी 3 बॉन्ड टूट चुके हैं, और नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव, तो नाइट्रोजन पे कौन जाएगा? H+। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड क्यों यूज ले रहा हूं? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, कार्बन की कम है, इसलिए नाइट्रोजन पे कौन जाएगा? H+, और कार्बन पे कौन जाएगा? OH माइनस। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ? टूट गया, और CH3 OH 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 और N H H H, यही बनेगा ना? ये वाला बॉन्ड टूट गया, कार्बन पे 3 OH जुड़ गए, नाइट्रोजन से 3 H जुड़ गए। अब मैंने बोला था एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो अब क्या होगा? देखिए यहां से ये वाला H2O बाहर निकल जाएगा। मान लीजिए ये H2O बाहर निकला, तो अब देखिए ये वाला बॉन्ड टूट गया पूरा, और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूट गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। देखो यहाँ पे ये बॉन्ड टूट रहा है ना, ये कार्बन का बॉन्ड टूट गया और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन अब आपस में क्या फॉर्म करेंगे? डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं अपन? CH3COH डबल बॉन्ड O, या मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, इस OH को इधर लिया हूं, CH3C डबल बॉन्ड OH। किसका फॉर्मेशन हुआ? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। किसका निर्माण हुआ? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कैसे हुआ? मैंने पूरी कोशिश करी आपको बताने की कि यहाँ पे किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो क्या बन गया? एसिटिक अम्ल। और यहाँ पे ये क्या फॉर्म हुई? NH3। NH3 क्या है? क्षार है। HCl क्या है? अम्ल है। ये NH3 इस HCl से क्रिया करेगा और बना लेगा NH4Cl। NH3 HCl से क्रिया करके क्या बना लेगा? NH4Cl। तो ओवरऑल यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा प्राप्त हमें?
कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होगा। इस रिएक्शन में क्या होने वाला है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होने वाला है। तो एक पद में ही अपन इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस NH4 Cl, यानी किसका निर्माण हुआ यहाँ पे, एसिटिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये कोई नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं है, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार रिपीट होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, साइनाइडों के आंशिक जल अपघटन से एमाइड का निर्माण होगा। जैसा साइनाइड लोगे वैसा ही एमाइड बन जाएगा। साइनाइडों के आंशिक जल अपघटन से क्या बनते हैं, एमाइड, और इन्हीं साइनाइडों के पूर्ण जल अपघटन से निर्माण होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। पूर्ण जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और आंशिक जल अपघटन से एमाइड का निर्माण होगा। ध्यान रखना भैया, फिर से बता दूं, अगर आंशिक जल अपघटन करवा रहे हो ना, तो आपने क्या लेना है, साइनाइड ले लिया, और आंशिक जल अपघटन में क्या करोगे, आंशिक बंध टूटेंगे, कम टूटेंगे, ये 2 पाई बॉन्ड तोड़ दो। जल अपघटन है, यहाँ 2 OH लगा दो, नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन लगा दो, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है, बाहर क्या निकल गया, H2O, और कार्बन ऑक्सीजन ने क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। क्या फॉर्म हुआ, एमाइड। और पूर्ण जल अपघटन अगर करवा रहे हो तो ये आपने साइनाइड लिखा और आपने क्या किया, तीनों ही बॉन्ड तोड़ दिए। कार्बन पे क्या जोड़ दिए, 3 OH, और नाइट्रोजन पे जोड़ दिए 3 हाइड्रोजन। क्यों जोड़ दिए, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए इस पे माइनस आएगा, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, इस पे प्लस अटैक करेगा। और जल से हमें क्या प्राप्त होगा, H प्लस और OH माइनस से तो प्राप्त होंगे। ठीक है, इसमें से भी क्या होगा, एक H2O बाहर निकल गया, ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेगा, फॉर्म क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आंशिक जल अपघटन और पूर्ण जल अपघटन से क्या उत्पाद बनते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो थैंक यू बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में।